हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर और टोटल 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हमने। दोनों लेक्चर में से पहले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था और सेकंड वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड एक साइकिल है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में चलेगी। उस साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां लिखा भी है और हमें आज डिस्कस भी करना है। तो आज हमें डिस्कशन करना है अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मोस्टली किसके केस में देखने को मिल रही है? ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल जो है, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है किस तरीके से चलती है, कितने स्टेप्स होते हैं, ये सब कुछ हमको डिस्कस करना है। पर उससे पहले हमें ये पता करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो वो एज ग्रुप क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद कब होती है। याद रखिएगा, गैमेट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन मेल्स में गैमेट फॉर्मेशन प्यूबर्टी पे शुरू होता है और ये गैमेट फॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग चलता है। पूरी जिंदगी गैमेट फॉर्मेशन कर सकते हैं मेल्स, पक्का। पर अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के केस में ओवा का प्रोडक्शन, सेकेंडरी oocyte का प्रोडक्शन जो है, oogenesis की जो प्रोसेस है, प्यूबर्टी पे शुरू हो जाती है और 50-55 की एज पे जाके बंद हो जाती है, पक्का ना। तो आपको याद रखना है। याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती ही मेनली इसलिए है जिससे कि क्या हो पाए, जिससे कि जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। ये तो उसका मेन रोल है। चलेगा, एक काम करते हैं, जल्दी से मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्कशन कर लेते हैं और एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहली बात तो, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट जब होती है तो उसके लिए एक टर्म लिया गया है, टर्म है मेनार्क। और मेनार्क जो है कब स्टार्ट होगा इन केस ऑफ फीमेल्स? 11 to 12 इयर्स ऑफ एज। इसे प्यूबर्टी भी आप बोल सकते हो। प्यूबर्टी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनार्क। यहां पे लिखा हुआ है मेनार्क। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज कॉल्ड एज मेनार्क। सेकंड लिखा है मेंस्ट्रुएशन 12 से लेके 15 इयर्स तक मेंस्ट्रुएशन चलता ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, रुकेगा नहीं। हर मंथ एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 28 डेज में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी, पक्का। उसके बाद कहां पहुंचेंगे? मीनोपॉज। मीनोपॉज जो है, मीनोपॉज नाम से पता चल रहा है, पॉज करना मतलब स्टॉप कर देना। क्या स्टॉप कर देना? मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब स्टॉप होगी? लगभग 50 इयर्स और आगे लिखा हुआ है डेथ, मतलब 50 इयर्स से लेकर डेथ तक इस दौरान कभी ना कभी क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बीच में कभी ना कभी बंद हो जाएगी। चलेगा। और ऑब्वियसली किसके केस में देखने को मिल रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल? ओनली इन केस ऑफ फीमेल्स। यहां लिखा है मीनोपॉज, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट अबाउट 50 इयर्स ऑफ एज। आइए कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पे मैंने एक साइकिल ड्रॉ करके रखी है ऑलरेडी। इस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं। याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसकी रेंज कितनी है, तो लगभग 28 से 29 डेज की एक साइकिल होती है। अब एक चीज नोटिस करिए, मैंने बोला 28 से 29 डेज की साइकिल है, तो हमने यहां डे 1 से लेके कहां तक नंबर लिख लिया है? टोटल 28 तक हमने नंबर लिख लिया है। याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसके पहले 5 दिन रेड कलर से बनाए हैं। पहले 5 दिन की मैं बात कर रहा हूं, 7 दिन तक नहीं जाऊंगा। पहले 5 दिन तक की अगर हम बात करें तो उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। मैं लिख लेता हूं, कलर चेंज करना चाहिए। हम लिख देंगे फ्रॉम डे 1 टू डे 5 कौन सी फेज चलने वाली है? तो आप बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज चलेगी। तो भाई मेंस्ट्रुअल फेज कब से कब तक चलती है? तो आप बोलेंगे डे 1 से लेके डे 5 तक चलने वाली है मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में होगा क्या? तो इस फेज में होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब ब्लड लॉस होने वाला है। याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान जो ब्लड बॉडी से एलिमिनेट होने वाला है थ्रू वेजाइना, वो जो ब्लड एलिमिनेट होगा उसमें क्या क्या मिलने वाला है? तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में एक तो चीज मिलेगी आपको, क्या? ब्लड मिलने वाला है। याद रखिए, ब्लड विल नॉट कोएगुलेट। दिस मेंस्ट्रुअल ब्लड नेवर कोएगुलेट्स, विल नॉट। तो वैसे तो कभी भी हमें चोट लगती है, थोड़ा बहुत भी हमको कहीं भी हमारे बॉडी में खून निकलना स्टार्ट होता है, तो थोड़े समय के बाद ये ब्लड क्लॉट होके अपने आप ही बंद हो जाता है। पर अगर हम मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात करें, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की बात करें, तो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन क्या होने वाला है? जो ब्लड रिलीज होगा बॉडी से उसकी क्लॉटिंग नहीं होगी। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, इट विल नेवर कोएगुलेट। क्यों नहीं कोएगुलेट करता है, ये आपको याद रखना है। याद रखिए, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है इट विल नेवर कोएगुलेट बिकॉज, या बोलो ड्यू टू presence of फाइब्रिनोलाइसिन। तो फाइब्रिनोलाइसिन नाम का एक सब्सटेंस है जो कि कहां पर प्रेजेंट है? तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड में प्रेजेंट है। और ये फाइब्रिनोलाइसिन जो है ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं करने देता। कौन से वाले ब्लड को? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलने वाला है, कौन से कितने दिन? फर्स्ट 5 डेज के अंदर अंदर उस ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता। कौन? फाइब्रिनोलाइसिन। एक और चीज सुनिए, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है कोएगुलेट नहीं करता, इसमें साथ ही साथ क्या मिलने वाला है? फाइब्रिनोलाइसिन।
अब मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ साथ में कुछ क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जरूर, पर वो क्लॉट नहीं होता, वो होता है एंडोमेट्रियम। क्या होती है वो? यूट्राइन एंडोमेट्रियम। आपको याद होगा यूट्रस में एंडोमेट्रियम प्रेजेंट थी और यहां साइड में फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट थी। यहां यूट्रस में जो ये एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है, इसका ब्रेकडाउन होता है, तब जाके क्या होता है? ब्लड रिलीज होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी ब्लड हमें देखने को मिल रहा है वो इस एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन की वजह से रिलीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि याद रखिए एंडोमेट्रियम जो है उसके पास ब्लड सप्लाई करने के लिए काफी ब्लड वेसल्स आते हैं। दो टाइप के आर्टरीज आते हैं, स्ट्रेटेड आर्टरीज एंड स्पाइरल आर्टरीज। ऐसे दो टाइप के आर्टरीज आते हैं एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो जब कभी भी एंडोमेट्रियम टूटेगा तो ब्लड वेसल्स जो हैं, जो आर्टरीज हैं, वो भी टूटेंगे, और जैसे आर्टरीज टूटेंगे तो ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और पर वो ब्लड क्लॉट करेगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन। अच्छा, एक और चीज नोटिस करिए, मैंने बोला एंडोमेट्रियम टूटेगी, तो क्या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान सिर्फ ब्लड ही आएगा, क्या एंडोमेट्रियम भी रिलीज होगी? तो आंसर इज एंडोमेट्रियम भी रिलीज होगी। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में आपको मिलेगी एक तो ब्लड, दूसरा मिलेगा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अलावा और क्या मिलने वाला है हमको? तो आपको याद रखना है एंडोमेट्रियम के अलावा एक और चीज हमको यहां पे मिलने वाली है मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ, वो है सेकेंडरी oocyte। आपको याद होगा यहां पे ओवरी प्रेजेंट थी, ओवरी से ओवुलेशन हुआ था, कौन बाहर आया था? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को फिम्ब्रेन है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन्होंने इनवाइट किया, तो सेकेंडरी oocyte कहां चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। अब अगर ये फर्टिलाइज नहीं हो पाया, अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो अब ये मूव करके आ जाता है यूट्रस में। कहां मूव करके आता है? यूट्रस में। और जैसे एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा तो एंडोमेट्रियम के साथ, ब्लड के साथ, हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो भी वेजाइना के थ्रू रिमूव हो जाता है बॉडी से। तो मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है इसमें ब्लड तो है ही, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम के फ्रेगमेंट्स, टुकड़े भी हैं, और एक और चीज साथ में क्या है? सेकेंडरी oocyte। अनफर्टिलाइज्ड ओवा बोल दो या बोल दो सेकेंडरी oocyte भी यहां पे है। तो ये तो पहली फेज हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, एंडोमेट्रियम अगर टूट गई है तो क्या इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए? क्या इसको फिर से बनवा लेना चाहिए? तो ऑब्वियसली यार, जो चीज टूटी है उसको वापस से बनवाना पड़ेगा। क्यों बनवाना पड़ेगा? क्योंकि अगला जो ओवा आएगा हो सकता है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, और अगर अगले सेकेंडरी oocyte या ओवा का फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमें उसको इंप्लांट कहां करना है? हमें उसे इंप्लांट करना है एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम का रिकंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। तो एंडोमेट्रियम को रिकंस्ट्रक्ट करने की प्रोसेस कब से शुरू होगी? डे 5 से तो नहीं हो सकती, क्योंकि डे 5 तक तो एंडोमेट्रियम टूट रही है। तो कब से एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन शुरू करना है? डे 6। याद रखिए 6th डे से एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो मैं पहले क्या करूं, इसको हटाऊं और यहां जगह बनाऊं। देखिए भाई, तो यहां पे अगर आप नोटिस करो, डे 6 से अगर मैं स्टार्ट करूं और कहां तक चलूं? डे 13 तक चलूं। तो डे 6 से लेकर डे 13 की मैं बात कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं डे 6 टू डे 13। तो 6th डे से 13th डे की अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। चलिए, आपको एक चीज पता है, ऊपर वाली जो हम फेज पढ़ रहे थे, इस फेज में नोटिस करो सेकेंडरी oocyte बॉडी से एलिमिनेट हो चुका है। अगर सेकेंडरी oocyte बॉडी से एलिमिनेट हो गया है तो क्या नया ओवा फॉर्मेशन हो गया, स्टार्ट हो गया होगा, नया oogenesis शुरू हो गया होगा। तो अगर न्यू oogenesis अगर शुरू करना ही है, अगर हम चाहते हैं कि न्यू oogenesis शुरू हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको नया oogenesis स्टार्ट करने के लिए हमें वापस से फॉलिकुलर डेवलपमेंट शुरू करवाना पड़ेगा। तो याद रखिए, जैसे ही एक बार मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट होगी तो एफएसएच का अमाउंट बढ़ेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ने की वजह से यहां पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा न्यू फॉलिकल्स का। जैसे कि ये कौन सी फॉलिकल है? सेकेंडरी। ये कौन सी है? टर्शरी। ये कौन सी है? ग्राफियन। तो आपको याद होगा ग्राफियन फॉलिकल जो थी वो मैच्योर फॉलिकल थी। तो जिस दौरान एंडोमेट्रियम का रिकंस्ट्रक्शन होना है 6th डे से 13th डे तक, जब एंडोमेट्रियम का रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसी दौरान अंदर ओवरी के अंदर क्या चल रहा होगा? ओवरी में, तो ओवरी के अंदर चल रहा होगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और नोटिस करो, इसी प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान 6th डे से 13th डे के बीच में यहां एक फॉलिकल मिलती है जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करती है, तो एफएसएच क्या करवा रहा है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकल कौन सी? ग्राफियन फॉलिकल। क्या रिलीज करेगी? ईस्ट्रोजन। नोटिस करो, अगर ईस्ट्रोजन रिलीज होगा तो क्या ये ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को डेवलप करवाने में हेल्प करेगा? आंसर इज यस। तो नोटिस करो, प्रोलिफरेटिव फेज जो है इसमें क्या होगा? प्रोलिफरेटिव फेज में होगा
एंडोमेट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, किसका रिकंस्ट्रक्शन होगा? तो एंडोमेट्रियम का होगा रिकंस्ट्रक्शन। चलिए, किसका रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है? तो एंडोमेट्रियम का होगा रिकंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ किसके इंफ्लुएंस में होगा? मैं लिख देता हूं, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफियन फॉलिकल। तो आपको याद होगा, यहां पे अभी भी मैंने बोला ग्राफियन फॉलिकल में थीका इंटरना है और थीका इंटरना रिलीज करेगी ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम का रिकंस्ट्रक्शन करवाने में मदद करेगा। पक्का? तो एंडोमेट्रियम पहली फेज में टूट गई और जो सेकंड फेज है उसमें एंडोमेट्रियम का रिकंस्ट्रक्शन हो गया। नोटिस करो यहां पे 14th डे की अगर मैं बात करूं, कौन सा डे? 14th डे। जब कभी भी 14th डे आएगा तो एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। किसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा? एलएच का। तो आप लोगों ने ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सुना हुआ है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट अगर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एलएच सर्ज। कहां बढ़ रहा है एलएच? ब्लड में बढ़ेगा, और ब्लड में अगर एलएच बढ़ने लगेगा तो इसको बोलेंगे एलएच सर्ज। याद रखिए, हमारे ब्लड में एलएच का अमाउंट सबसे ज्यादा कब होता है? तो हमारे ब्लड में एलएच का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। मतलब कौन सी प्रोसेस होगी? ओवुलेशन। तो ग्राफियन फॉलिकल से क्या करवाना है? ओवुलेशन करवाना है। और ओवुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? हाई अमाउंट ऑफ एलएच। कहां है एलएच ज्यादा? ब्लड में ज्यादा है। क्या इसका कुछ नाम है? जी हां, इसे बोलते हैं एलएच सर्ज। तो मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल है। याद रखिए, पहली फेज में डे 1 से डे 5 तक चलेगी। फर्स्ट फेज का नाम होगा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्या क्या होगा? तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ब्लड मिलेगा, एंडोमेट्रियम मिलेगा, सेकेंडरी oocyte भी मिलेगा, और ये सब के सब वेजाइना से होते हुए बॉडी से बाहर आ जाएंगे। अब अगर एंडोमेट्रियम टूट गई है यूट्रस की तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा 6th डे से लेके, और कब तक चलेगा? 13th डे तक चलेगा। तो क्या इस 6th डे से 13th डे के पीरियड को कुछ नाम दिया गया है? यस, ये सेकंड फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जब यूट्रस में चलेगी, उसी दौरान ओवरी में क्या होगा? उसी दौरान ओवरी में हो रहा होगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट। पक्का? और जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट ओवरी में चलेगा तो ग्राफियन फॉलिकल से मिलेगा ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन वही हार्मोन है जो इस फेज को चलाने में हेल्प करेगा, एंडोमेट्रियम का रिकंस्ट्रक्शन करवाएगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है इसका काम ही होता है एंडोमेट्रियम का रिकंस्ट्रक्शन करवाना। नोटिस करिए, 14th डे पे पहुंचे। 14th डे पे आपको मिलेगी ओव्यूलेटरी फेज। कौन सी फेज? ओव्यूलेटरी फेज। देखिए, एनसीईआरटी ओव्यूलेटरी फेज नहीं लिखती, पर ओवुलेशन जरूर लिखती है। ओवुलेशन होता है। तो याद रखिए 14th +- 2 डेज पे, मैं लिख देता हूं 14 +- 2 डेज, इसमें कौन सी फेज चलती है? ओवुलेटरी फेज चलती है। और इस ओवुलेटरी फेज के दौरान ओवुलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके बाहर आ जाएगा। और वो भी क्यों होगा? क्योंकि एलएच का अमाउंट ज्यादा है ब्लड में। कंडीशन का नाम है एलएच सर्ज। नोटिस करो, अगर ग्राफियन फॉलिकल टूट गई है तो अब ग्राफियन फॉलिकल का नाम आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब जो अगला स्ट्रक्चर है वो ग्राफियन फॉलिकल तो नहीं है। तो ये अगले स्ट्रक्चर्स हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है ये दोनों अगले स्ट्रक्चर्स? कॉर्पस ल्यूटियम। कब से शुरू हुआ ये सब कुछ? 15th डे। तो नोटिस करो, 15th डे से शुरू करके 28th डे तक कौन सी फेज चलेगी? ल्यूटियल फेज चलती है। कौन सी फेज चलती है? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों चलती है? क्योंकि ल्यूटियल फेज में मिलेगा आपको कॉर्पस ल्यूटियम, और इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम जब आपको देखने को मिलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम हाई अमाउंट में रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा तब होगा जब कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर हो जाएगी। तो नोटिस करो, यहां पे ग्राफियन फॉलिकल जैसे टूटेगी तो क्या इमीडिएटली एक ही दिन के अंदर अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगी? नहीं। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के लिए ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनने में काफी समय लगता है। तो ये जो है ये है इमेच्योर ग्राफियन कॉर्पस ल्यूटियम, और ये वाली है मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम जरूर दिख रही है हमको, पर ये वाली कैसी है? इमेच्योर कॉर्पस ल्यूटियम, और ये वाली है मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। पक्का? मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम आपको 22nd 23rd डे पे देखने को मिलेगी, और जिस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर होगी तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट होगा एक्सट्रीमली हाई। याद रखिए, इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन कैसा है?
प्रोजेस्टेरॉन है एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा मिलेगा प्रोजेस्टेरॉन, पक्का? क्या प्रोजेस्टेरॉन यहां नहीं मिलेगा? 16th डे से लेके 21st डे तक प्रोजेस्टेरॉन नहीं है क्या? है, पर 22nd 23rd डे पे प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली बन गई है। पर नोटिस करो, धीमे धीमे कॉर्पस ल्यूटियम अब डीजनरेट होने लगी है और एक व्हाइट बॉडी बन रही है, इसको बोलते थे कॉर्पस एल्बिकेंस। ये अंदर जो इवेंट चल रहे हैं ये ओवरी के अंदर के इवेंट्स हैं, पक्का? और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके इवेंट है? यूट्रस के इवेंट है। यूट्रस में क्या चल रहा है? तो जो यहाँ पे जो व्हाइट कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉर्पस एल्बिकेंस। और जब कभी भी कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट धीमे धीमे क्या होने लगेगा? कम। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होगा वापस से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगी। नोटिस करिए ल्यूटियल फेज में क्या होने वाला है। ल्यूटियल फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है क्या? अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज, अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज to carry out endometrial development by increasing cell size। तो भैया एंडोमेट्रियम, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बनाया किसने? तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बनाया प्रोलिफरेटिव फेज में ईस्ट्रोजन ने। पर इसी एंडोमेट्रियम को थिक कौन करेगा? कौन इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सेल? तो आप बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन। तो ल्यूटियल फेज जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ल्यूटियल फेज में एंडोमेट्रियम अब और ज्यादा थिक होने लगी है और ज्यादा मैच्योर हो गई है क्योंकि उनके सेल साइज बढ़ रहे हैं। आपको शायद पहली बात से पता हो, नहीं पता है तो आपको याद रखना। इसीलिए क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवाता है प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। मैं लिख देता हूं, प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, मेंटेनिंग हार्मोन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन होता है? तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। चलेगा? तो ये हमने एक साइकिल के बारे में डिस्कशन किया, फिर से सुन लीजिए क्या होने वाला है। सबसे पहले क्या होने वाला है, इस पूरी साइकिल कितने दिन चलती है वो पता करना है। तो पूरी साइकिल चलती है 28 डेज। इस 28 डेज में पहले 5 दिन होगा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में एंडोमेट्रियम, सेकेंडरी oocyte और ब्लड रिलीज होंगे बॉडी से, पक्का? वेजाइना के थ्रू ये सारे सीक्रेशंस बाहर आएंगे और उसके बाद एंडोमेट्रियम पूरी तरह से टूट जाएगी। और जब एंडोमेट्रियम पूरी तरह से टूट चुकी है तो क्या इस एंडोमेट्रियम को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कराना जरूरी है? देन यस, बिल्कुल जरूरी है। तो एंडोमेट्रियम को रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए डे 6 से लेकर डे 13 तक क्या चलने वाली है? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जब चलेगी तो एंडोमेट्रियम का रिकंस्ट्रक्शन होगा, पक्का? इसी के साथ साथ प्रोलिफरेटिव फेज कंप्लीट होने के बाद 14th डे की अगर मैं बात करूं, 14th डे पे हमारे ब्लड में LH बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है ओवुलेशन। क्या हो जाता है? ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कब होगा? 14th प्लस माइनस 2 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14 से 2 दिन पहले हो सकता है और 14 से 2 दिन बाद भी हो सकता है। क्या? ओवुलेशन मोस्टली कब होता है? 14th डे पे होता है। तो ओवुलेशन जैसे हो जाएगा, ओवुलेटरी फेज कंप्लीट हो गई। ओवुलेशन के बाद अब ग्रेफियन फॉलिकल टूट गई होगी ओवरी में। ओवरी में अगर ग्रेफिन फॉलिकल टूट जाएगी तो बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, और जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो कौन सी फेज शुरू होगी? ल्यूटियल फेज शुरू होने वाली है ना? अब जो ल्यूटियल फेज जैसे शुरू हो जाएगी और ल्यूटियल फेज शुरू होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा। पर एक बात बताओ, क्या कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली टिल एंड सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो धीमे धीमे जाके डीजनरेट भी होने वाली है, और जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी तो बनेगा कॉर्पस एल्बिकेंस। कहां पे? ओवरी में। और कॉर्पस एल्बिकेंस बनने की वजह से क्या बंद हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा बंद। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाएगा तो क्या होने वाला है? प्रोजेस्टेरॉन के बंद हो जाने की वजह से 28th डे के बाद अब एंडोमेट्रियम मेंटेन रह पाएगी कि नहीं? तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी और उसका हो जाएगा ब्रेकडाउन। और जैसे एंडोमेट्रियम का होगा ब्रेकडाउन तो वापस से कौन सी फेज शुरू हो जाएगी? मेंस्ट्रुअल फेज। मतलब कि वापस से एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो जाएगा और थिकनिंग हो जाएगी बंद, और एंडोमेट्रियम का जैसे ब्रेकडाउन हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाती है। मतलब साइकिल वापस से रिपीट होना शुरू हो गई है। समझ गए क्या? तो साइकिल को वापस से रिपीट करने का मतलब ही ये है, या बोलो साइकिल बोलने का कारण ही ये था कि बार बार ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। पर एक बात जरूर है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया सेकेंडरी oocyte का या ओवा का, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये साइकिल आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, उसका डिजनरेशन नहीं होगा, और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी। और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तो प्रोजेस्टेरॉन आएगा, और प्रोजेस्टेरॉन आएगा तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहेगी। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन।
पक्का? चलिए, अच्छा एक और चीज है जो हमें डिस्कस करनी है। आपने ऐसा कुछ ग्राफ अपने एनसीईआरटी में नोटिस किया होगा। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें, बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, पर ये इंफॉर्मेशन, इस ग्राफ को कई लोग याद करने बैठ जाते हैं। याद रखिए, रटना मत। मैं आपको इसको रटने का तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप नोटिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा और आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नोटिस करो इस ग्राफ को, इसमें क्या क्या इवेंट्स दिए हुए हैं। तो ग्राफ में पहली बात तो मेस्ट्रो साइकिल के इवेंट्स दिए हुए हैं, मेस्ट्रो साइकिल के फेजेस दिए हुए हैं। नोटिस करो, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है, उस एंडोमेट्रियम में सबसे पहली बात तो पहली फेज चलती है मेंस्ट्रुअल फेज, और एंडोमेट्रियम का हो जाता है ब्रेकडाउन। तो पहले 5 दिन चलेगी मेंस्ट्रुअल फेज, क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। और जैसे एंडोमेट्रियम टूट जाएगी तो क्या अब एंडोमेट्रियम का रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए? अब हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि एंडोमेट्रियम का रिकंस्ट्रक्शन कराने वाला है ईस्ट्रोजन। कौन है? ईस्ट्रोजन। पर यार ईस्ट्रोजन रिलीज करवाने के लिए तो ग्रेफिन फॉलिकल चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि ये टूटी हुई एंडोमेट्रियम वापस से कंस्ट्रक्ट होने लगे तो मुझे यहां पे रिक्वायरमेंट है ईस्ट्रोजन की, और ईस्ट्रोजन लाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है ग्रेफिन फॉलिकल की। तो मतलब ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यस, तो याद रखिए, जब कभी भी मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट होगी तो पहले 5 दिन में एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। अब एंडोमेट्रियम को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पिट्यूटरी से रिलीज होगा एफएसएच। एफएसएच क्या करवाएगा? ओवरी के अंदर करवाएगा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, और जैसे ही फॉलिकल्स डेवलप करेंगी तो एक फॉलिकल बनेगी जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये क्या करेगी? ये रिलीज करेगी ईस्ट्रोजन, और धीमे धीमे ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ने लगेगा। देखिए ग्राफियन फॉलिकल जहां है वहां पे ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ही तो है जो ईस्ट्रोजन के अमाउंट को बढ़ा रही है। तो ईस्ट्रोजन का पीक किसकी वजह से आ रहा है? ग्राफियन फॉलिकल की वजह से। पर एक बात बताओ, अगर ईस्ट्रोजन ज्यादा है तो क्या एंडोमेट्रियम अभी भी थिन रहेगी कि थिक होने लगेगी? तो याद रखिए, एंडोमेट्रियम में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग भी बढ़ने लगेगी। तो मतलब एंडोमेट्रियम अब पतली रहेगी, टूटी हुई रहेगी, कि वापस कंस्ट्रक्ट होने लगेगी? वापस कंस्ट्रक्ट होने लगेगी। तो नोटिस करो, जहां ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है वहीं पे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग भी होती जा रही है, एंडोमेट्रियम थिक हो रही है। नोटिस कर रहे हो? पर ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो हो रही है किसकी प्रेजेंस में है? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन के अमाउंट को कौन बढ़ा रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। तो जहां आपको ग्राफियन फॉलिकल दिखे मतलब समझ जाओ ब्लड में ईस्ट्रोजन हो गया है ज्यादा, और उसके जस्ट नीचे, ग्राफियन फॉलिकल के जस्ट नीचे आपको बना देना है पीक ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। पर अगर ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है कम भी होगा, पर ईस्ट्रोजन कम सिर्फ तब होगा जब ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगी, और ग्राफियन फॉलिकल का टूटना होता है 14th डे पे। 14th डे पे क्या होता है? ओवुलेशन। तो नोटिस करो, ये 14th डे पे अगर आप नोटिस करें तो इसके नीचे 14th डे आएगा। इस पीक के, ये जो मैंने लाइन खींची है इसको एकदम नीचे तक लाओगे तो 13th और 15th के बीच में क्या आएगा? 14th डे। और जैसे ही 14th डे आएगा तो प्रोसेस हो जाएगी कौन सी वाली? ओवुलेशन। ओवुलेशन की वजह से कौन टूट जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगी तो ईस्ट्रोजन का और अमाउंट बढ़ेगा कि डिक्लाइन होगा? डिक्लाइन होगा, दिख भी रहा है। सही बात है। तो एक देखो सिंपल सी चीज, रटना नहीं है। अगर आपको एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ती दिख रही है तो वो किसकी वजह से होगा? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन अगर बढ़ रहा है तो वो किसकी वजह से होगा? ग्राफियन फॉलिकल की वजह से। पर अगर ईस्ट्रोजन कम हो रहा है इसका मतलब ओवुलेशन हो गया है। ओवुलेशन अगर हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। पर एक बात बताओ, अगर ईस्ट्रोजन कम कर दिया तो एंडोमेट्रियम अब और थिक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्यों? किसकी वजह से? नोटिस करो, अब जैसे ही ओवुलेशन हो गया, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग चल रही थी, उसी दौरान ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई और अब क्या बन गया है? कॉर्पस ल्यूटियम। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो अब नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज नहीं होंगे पर साइज ऑफ सेल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब एंडोमेट्रियम अभी भी थिक होगी पर साइज को बढ़ा के। किसकी साइज को बढ़ा के? सेल की साइज को बढ़ा के। तो याद रखिए, ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल काय में कन्वर्ट हो चुकी है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है क्या? प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन जहां पे आपको ज्यादा मिलेगा जहां पे कॉर्पस ल्यूटियम आपको मैच्योर मिलेगी। तो नोटिस करो, प्रोजेस्ट्रॉन अब तक तो फ्लैट लाइन शो कर रहा था। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन को बनाने वाला कौन है? कॉर्पस ल्यूटियम। और यहां कहीं कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट नहीं है। पर जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन गई तो प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट क्या होने लगा? बढ़ने लगा है। नोटिस कर रहे हो कौन से डे पे बढ़ रहा है? 21st, 22nd, 22, 23 और 24 को बढ़ेगा। पक्का 21st से इंक्रीज होना शुरू होगा। तो देखिए, प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगा है। कहां पर? जहां पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरोन के अमाउंट को बढ़ा रही है और कंटिन्यूअसली बढ़ाती जा रही है। एक और चीज नोटिस करो, क्या ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी बढ़ रहा है? यस, क्योंकि थोड़े से अमाउंट में ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है कि ईस्ट्रोजन? आप आंसर देंगे प्रोजेस्टेरोन। पर क्या थोड़ा सा ईस्ट्रोजन रिलीज कर सकता है कॉर्पस ल्यूटियम? तो आप आंसर देंगे यस। तो देखो, थोड़ा सा ईस्ट्रोजन इसने निकाला और थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन भी इसने निकाला, इस वजह से प्रोजेस्टेरोन का पीक भी मिल गया और थोड़ा आगे चल के ईस्ट्रोजन का पीक भी आपको देखने को मिल जाएगा।
तो बताओ जल्दी से, ओवेरियन हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन है जिसके 2 पीक देखने को मिल रहे हैं? तो वो है ईस्ट्रोजन, जिसके 2 पीक देखने को मिलते हैं। पक्का? प्रोजेस्टेरोन के कितने पीक है? सिंगल पीक है। नोटिस करो, जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटेम मैच्योर होती जाएगी प्रोजेस्टेरोन बढ़ता जाएगा, और जैसे कॉर्पस ल्यूटेम एल्बिकेंस में कन्वर्ट होने लगेगी तो यहां पे डिक्लाइन देखने को मिलेगा प्रोजेस्टेरोन का। एक बात बताओ, अगर प्रोजेस्टेरोन पूरी तरह से खत्म हो गया तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, और प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन अगर खत्म हो जाएगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन रह पाएगी कि नहीं? नहीं रह पाएगी। और प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, इसका मतलब एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन फिर से हो जाएगा। जी हां, तो नोटिस करो, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हुई थी, पर फिर बाद में आप नोटिस करो एंडोमेट्रियम पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है। क्यों होती जा रही है थिन? क्योंकि एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा और वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज आ जाएगा। कौन सा? मेंस्ट्रुएशन फेज। चलिए, अभी हमने क्या बात की? हमने बात की कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं ओवेरियन हार्मोन्स, और ओवेरियन हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए हमें चाहिए एफएसएच का थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट। नोटिस करो, यहां पे ऊपर वाला एक हार्मोन दिख रहा है और एक हार्मोन नीचे दिख रहा है। जो हार्मोन ऊपर है उसका नाम है एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या यहां पे फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाना है? यस। तो क्या फॉलिकल डेवलपमेंट करवाने के लिए एफएसएच की जरूरत है? यस। इसलिए यहां पे एफएसएच थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू एलएच। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एफएसएच की जरूरत पड़ती है ग्राफियन फॉलिकल को बनवाने के लिए। किसको बनवाने के लिए? ग्राफियन फॉलिकल को बनवाने के लिए। तो आपको यहां पे कहीं ग्राफियन फॉलिकल के आसपास कहीं एफएसएच का पीक देखने को मिल रहा है? नोटिस करें, एफएसएच ये वाला लाल वाला है, एफएसएच कम है कम है कम है कम है कम है और कम हो रहा है, एकदम से बढ़ गया। ये जो एफएसएच एकदम से बड़ा है, इसका पर्पस ही क्या था? तो एफएसएच एकदम से बड़ा इसलिए है जिससे कि मैच्योर फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो जाए, कंप्लीटली डेवलप कर जाए, ग्राफियन फॉलिकल एकदम से मैच्योरेशन कर ले। इसलिए एफएसएच का अमाउंट यहां पे सडनली क्या हुआ है? बड़ा है। पर एक चीज नोटिस करो, जैसे एफएसएच का अमाउंट बढ़ेगा उसी दौरान एलएच का अमाउंट भी बढ़ गया है। तो क्या एफएसएच और एलएच में से ब्लड में एफएसएच ज्यादा है कि एलएच ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा आपको कौन मिलने वाला है? एलएच मिलने वाला है। जब आप एफएसएच का पीक देखेंगे तो जो बड़ा पीक ऊपर मिलेगा वो किसका होगा? वो एलएच का होगा। एक बात बताओ, एलएच का अमाउंट ब्लड में जब ज्यादा हो जाता है तो इसको हम एलएच सर्ज बोलते थे ना, अभी पीछे पढ़ा था हमने। अगर एलएच का अमाउंट ब्लड में ज्यादा है और ये एलएच सर्ज है तो क्या इसकी वजह से ओवुलेशन हो जाएगा? हाँ यार, ओवुलेशन हो जाएगा। तो मतलब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी? बिल्कुल होगी। कौन सा डे होगा? तो नोटिस करो, जब एलएच ज्यादा है तो डे कौन सा चल रहा है? तो डे चल रहा होगा 14th डे। कुछ समझ रहे हो? तो मतलब एलएच अगर आपको ज्यादा दिख रहा है मतलब ओवुलेशन होने वाला है। ओवुलेशन होने वाला है मतलब कौन सा डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? 14th डे है। सही बात है। और जब कभी भी एलएच का ज्यादा होगा उसी दौरान एफएसएच ज्यादा है। ये एफएसएच इसलिए ज्यादा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटेम का मैच्योरेशन करवाने के लिए आया था ये। पक्का? तो यहां पे आप नोटिस करो, ये लाइन से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहां पे दी है, ऊपर यहां पे लिखा भी है, वहां भी लिखा था वैसे तो, ये जो ऊपर वाली लाइन से ये किसकी है? ये है ग्राफ पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल का। उसके जस्ट नीचे फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिख रहा है, कहां चल रहा है? ओवरी के अंदर। उसके जस्ट नीचे ओवेरियन हार्मोन्स दिख रहे हैं, कहां पर प्रेजेंट है? ये ओवरीज के से निकल के यूट्रस पे एक्ट कर रहे हैं। और ये सबसे नीचे क्या दिख रहा है? ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है जिसकी थिकनिंग और उसके डेवलपमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड टॉपिक था। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें नहीं है। बस एक चीज बहुत कॉमनली आपको मिस्टेक जो अपन करते हैं वो अवॉइड कर दो। कॉमन सी मिस्टेक क्या है? आप रटने की कोशिश करोगे इसको, तो इसको रटना नहीं है। सिंपली ईस्ट्रोजन वहां ज्यादा होगा जहां पे ग्राफियन फॉलिकल ज्यादा होगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल से ही आता है। प्रोजेस्टेरोन वहां ज्यादा होगा जहां कॉर्पस ल्यूटियम है, तो कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से ही तो आता है प्रोजेस्टेरोन, इसलिए वहां पे पीक मिलेगा। जहां ओवुलेशन होना होगा वहां पे एलएच सबसे ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? एलएच की वजह से तो होता है ओवुलेशन। पक्का? क्या यहां पे ग्राफियन फॉलिकल है वहां पे एफएसएच का पीक मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि एफएसएच की वजह से ही तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो पा रही है। समझ रहे हो? तो मतलब कि सिंपली हर चीज रटने मत बैठिए, आपको समझने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। जहां पे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो रही है वो ईस्ट्रोजन की वजह से हो रही है, जहां एंडोमेट्रियम काफी ज्यादा थिक हो जाए वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो रही है। ईस्ट्रोजन साइज और नंबर ऑफ सेल को बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन साइज ऑफ सेल को बढ़ाता है। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन को आपको अपने दिमाग में रखना है, और इसी के साथ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल रटोगे आप नहीं, मुझे पता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं। बाय बाय।